उस अमावस की रात घना अंधेरा जमीन पर उतर आया था। हवेली से दूर खेतों के बीच खड़ा वो बरगद का पेड़ जैसे किसी पुराने राज का गवाह हो। उसी पेड़ के नीचे ठाकुर विक्रम सिंह अपनी पत्नी की नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन की परछाई का इंतजार कर रहे थे। हवा में बेचैनी घुली थी और उनके दिल की धड़कन पत्तों की सरसराहट से भी तेज थी। हर आहट पर उनके कान खड़े हो जाते, हर परछाई में उन्हें ललिता का अक्स नजर आता। वासना की आग उनकी आंखों में जल रही थी, एक ऐसी आग जो सही और गलत की हर हद को जलाकर राख कर देना चाहती थी। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था और उनका सब्र भी। वो यहाँ एक चोरी करने आए थे, एक ऐसी चोरी जो उनके गुरूर को तसल्ली देती, उनके मर्दाना अहंकार को सहलाती। पर उन्हें क्या पता था कि जिस शिकार को वो फंसाने आए हैं वो खुद किसी और के बिछाए जाल में फंसने वाले हैं। यह कहानी उस रात से कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। हवेली अपनी पूरी शान से खड़ी थी, पर उसकी दीवारों में एक बेचैनी सांस ले रही थी। दिन के उजाले में आंगन में हंसी की खनक गूंजती थी। ये ललिता थी जिसकी पायल की छमछम और चूड़ियों की खनखन में जिंदगी धड़कती थी। जब वो पानी का घड़ा कमर पर रख कर चलती तो विक्रम सिंह की भूखी नजरें उसकी कमर के हर मोड़ का पीछा करती। वो अपनी पत्नी राधिका के पास बैठे होते, पर उनकी आंखें और सोच ललिता पर टिकी रहती। राधिका जो अपनी खामोशी में एक गहरा समंदर समेटे हुए थी, सब देख रही थी। वो अपने पति की आंखों में उतरती वासना और अपनी बहन की अलहड़ बेखबरी दोनों को पढ़ लेती थी। उसका दिल दुखता था पर चेहरा शांत रहता। विक्रम जब राधिका से बात करते तो उनकी आवाज में एक औपचारिकता होती, एक दूरी होती, लेकिन ललिता को देखकर उनकी आंखों में जो चमक आती वो किसी खंजर की तरह राधिका के दिल में उतर जाती थी। विक्रम की हरकतें अब सिर्फ नजरों तक सीमित नहीं थीं। आंगन से गुजरते हुए उन्होंने ललिता का रास्ता रोक लिया। तुम्हारी चूड़ियां बहुत शोर करती है, उन्होंने शरारत भरे लहजे में कहा और उसके हाथ को पकड़ लिया। उनका अंगूठा ललिता की नाजुक कलाई पर ऐसे फिरा जैसे वो उसकी चमड़ी के नीचे बहते खून की गर्मी महसूस करना चाहते हों। ललिता ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी हंसी गायब हो गई थी। उसकी आंखों में हैरानी और एक हल्का सा डर था। ठाकुर साहब, उसकी आवाज में अब वो पहले वाली चहक नहीं थी। दूर गलियारे के अंधेरे में खड़ी राधिका ने ये सब देखा। उसकी उंगलियां दरवाजे की चौखट पर कस गईं, नाखून लकड़ी में धंसने लगे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखों में एक तूफान उठ रहा था। ये सिर्फ एक छुअन नहीं थी, ये एक लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन था। यह उसके सम्मान, उसकी बहन की इज्जत और उसके घर की पवित्रता पर एक हमला था, और वो इस हमले का जवाब देने के लिए तैयार हो रही थी। उस रात ललिता अपनी दीदी राधिका के कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर घबराहट। दीदी, ठाकुर साहब, वह हिचकिचाई। उनकी नियत ठीक नहीं लगती। वो जिस तरह से मुझे देखते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, मुझे डर लगता है। उसने दिन में हुई घटना के बारे में बताया। राधिका ने उसे अपने पास बिठाया और कसकर गले लगा लिया। उसने अपनी बहन के आंसू पोंछे। राधिका के चेहरे पर अब दुख या जलन का कोई निशान नहीं था। उसकी जगह एक ठंडी, फौलादी मजबूती ने ले ली थी। उसकी आंखें शांत थी, पर उस शांति के पीछे एक फैसला लिया जा रहा था। डरो मत ललिता, उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। इस हवेली की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। कुछ मर्दों को लगता है कि औरत की खामोशी उसकी कमजोरी है। अब हम ठाकुर साहब को दिखाएंगे कि एक औरत की खामोशी तूफान से पहले की शांति होती है। ललिता ने अपनी दीदी की आंखों में देखा। वहाँ अब कोई लाचार पत्नी नहीं थी, वहाँ एक योद्धा थी। अगले दिन विक्रम ने एक और चाल चली। उन्होंने ललिता को हवेली के पिछवाड़े बगीचे में अकेला पाकर घेर लिया। ललिता, उनकी आवाज शहद में डूबी हुई थी। मैं जानता हूँ तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ। ये समाज, ये रिश्ते, सब बेड़िया है। तुम्हारी जैसी आजाद रूह इन बंधनों के लिए नहीं बनी है। उन्होंने ललिता के सामने अपने प्यार का, अपनी वासना का झूठा जाल फेंका। तुम्हारी बहन एक पत्थर की देवी है जिसकी सिर्फ पूजा की जा सकती है, पर तुम तो वो आग हो
जिसमें मैं जल जाना चाहता हूँ। उन्होंने ललिता से अगली अमावस की रात को बरगद के पेड़ के नीचे मिलने को कहा। बस एक बार मुझे अपनी दुनिया में आने दो। ललिता की आंखें झुकी हुई थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। विक्रम को लगा कि वो उसकी बातों के जादू में फंस गई है। एक लंबी खामोशी के बाद ललिता ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उसकी आवाज एक कांपती हुई सरगोशी थी। विक्रम की आंखों में जीत की चमक तैर गई। उसे लगा कि उसने सबसे मुश्किल किला फतह कर लिया है। जैसे ही विक्रम वहां से गए, ललिता भागती हुई सीधी राधिका के कमरे में पहुंची। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी आग थी। उसने बिना रुके विक्रम की कही हर एक बात अपनी दीदी को बता दी। राधिका ने सब कुछ सुना, बिना एक शब्द कहे। उसका चेहरा एक शांत झील जैसा था, जिसमें कोई भी पत्थर लहरें नहीं उठा सकता था। जब ललिता ने बोलना बंद किया, राधिका उठी और अपनी संदूक की तरफ बढ़ी। उसने उसे खोला और अंदर से ललिता की वही भड़कीले गुलाबी रंग की चोली निकाली, जिसे पहनकर वो अक्सर आंगन में घूमा करती थी। उसने चोली को अपने हाथों में लिया और अपनी बहन की तरफ पलटी। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक अटल इरादा था। उस रात तुम नहीं जाओगी, ललिता, राधिका ने कहा। उसकी आवाज शांत पर चाकू की धार जैसी तेज थी। उस रात बरगद के पेड़ के नीचे ठाकुर साहब का इंतजार मैं करूंगी। उस एक पल में दोनों बहनों के बीच शब्दों की जरूरत खत्म हो गई। एक खामोश जंग का ऐलान हो चुका था। अमावस की रात आने तक के दिन विक्रम के लिए एक मीठे ख्वाब की तरह थे। वो अपनी ही बनाई दुनिया में जी रहा था। उसे हर जगह ललिता का ही अक्स दिखाई देता। हवा चलती तो उसे लगता ललिता के दुपट्टे ने उसे छुआ है। फूलों की महक आती तो उसे ललिता की खुशबू का धोखा होता। वो राधिका के पास से ऐसे गुजर जाता जैसे वो कोई पत्थर की मूरत हो, जिसका वहाँ होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। उसका सारा ध्यान, सारी सोच बस उस एक रात पर टिकी थी। अपनी जीत के नशे में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसे राधिका की खामोशी में छिपा तूफान नजर ही नहीं आया। उसे अपनी पत्नी की आंखों में बढ़ती दूरी, उसके व्यवहार में आई ठंडक महसूस ही नहीं हुई। वो तो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो अपनी मनमानी करेगा, जब वो अपनी वासना की प्यास बुझाएगा। वो एक शिकारी था जो अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था, ये जाने बिना कि जाल तो किसी और ने उसी के लिए बिछाया है। अमावस की रात आने से ठीक पहले दोनों बहनें एक आखिरी बार मिली। राधिका अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर अब कोई शिकन, कोई दुख नहीं था। वो शांत थी, जैसे एक सेनापति जंग के मैदान में उतरने से पहले होता है। ललिता ने अपनी दीदी के हाथ थाम लिए। दीदी, मुझे डर लग रहा है, अगर उन्होंने आपके साथ। राधिका ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया। डरने का वक्त चला गया, ललिता, अब हिसाब का वक्त है। उसने ललिता के हाथ से गुलाबी चोली और घाघरा लिया। ये कपड़े आज मेरी ढाल बनेंगे। आज रात ठाकुर साहब अपनी हवस के आईने में अपना असली चेहरा देखेंगे। ललिता की आंखों में अपनी बहन के लिए इज्जत और चिंता दोनों थी। उसने राधिका को कसकर गले लगाया। ये सिर्फ एक बहन का दूसरी बहन को गले लगाना नहीं था, ये एक औरत का दूसरी औरत को उसकी लड़ाई के लिए हिम्मत देना था। ये एक वादा था कि इस अंधेरी रात में वो अकेली नहीं है। और फिर वो रात आ ही गई। अमावस का अंधेरा इतना गहरा था कि अपना हाथ भी न दिखे। बरगद का पेड़ एक विशालकाय दैत्य की तरह खड़ा था। विक्रम सिंह पेड़ के नीचे बेसब्र होकर टहल रहे थे। उनका दिल किसी जंगली जानवर की तरह उनकी पसलियों से टकरा रहा था। इंतजार का हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। उन्होंने अपनी जेब से चांदी की एक छोटी डिबिया निकाली और उसमें से एक इलायची मुंह में डाल ली। वो हर तरह से तैयार थे। उन्होंने अपने बालों पर हाथ फेरा, अपनी कुर्ते की सिलवटें ठीक की। उनका अहंकार चरम पर था। उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था। वो सोच रहे थे कि आज रात वो साबित कर देंगे कि जो चीज उन्हें चाहिए वो उसे हासिल करके ही रहते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। हवा में चमेली की हल्की सी महक घुली और विक्रम के नथुने फड़क उठे। वो जानता था ये वही खुशबू है, वो आ रही है। दूर खेतों के पार से एक परछाई उभरी। वो धीरे धीरे बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रही थी।
चाल में एक लचक थी, एक नजाकत थी, ठीक वैसी ही जैसी विक्रम ने ललिता में देखी थी। औरत ने गुलाबी घाघरा और चोली पहन रखी थी और अपना चेहरा एक लंबे घूंघट से ढांप रखा था। जैसे जैसे वो करीब आई, उसकी पायल की हल्की सी रुनझुन और चूड़ियों की खनक ने विक्रम के दिल की धड़कन और तेज कर दी। उस औरत का शरीर, उसकी बनावट, सब कुछ ललिता जैसा ही था। विक्रम की आंखों में एक जंगली चमक आ गई। वो जीत गया था। ललिता आ गई थी। वो आगे बढ़ा, पर औरत ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया, जैसे कह रही हो, थोड़ा सब्र करो। ये अदा विक्रम को और भी पागल कर गई। उसे लगा ललिता भी इस खेल का मजा ले रही है। वो वहीं रुक गया, अपनी सांसों पर काबू करने की कोशिश करता हुआ उस परछाई को अपनी तरफ आते हुए देखता रहा, जो उसकी जिंदगी के सबसे बड़े धोखे की तरफ अपना हर कदम बढ़ा रही थी। जब वो औरत पेड़ की छाव में आकर खड़ी हो गई, तो विक्रम खुद को रोक नहीं पाया। वो उसके करीब गया। तुम आ गई, ललिता। उसकी आवाज वासना से भारी थी। मैं जानता था तुम आओगी। औरत खामोश रही। घूंघट के पीछे उसका चेहरा अब भी एक राज था। विक्रम ने बोलना जारी रखा। आज वो अपने दिल का सारा जहर उगल देना चाहता था। तुम नहीं जानती मैं किस कैद में जी रहा हूँ। राधिका, वो एक अच्छी पत्नी है, एक देवी है, पर वो ठंडी है, पत्थर की मूरत। उसके साथ बिस्तर पर ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर में लेटा हूँ, पुण्य कमाने। कोई आग नहीं, कोई जुनून नहीं। और फिर मैंने तुम्हें देखा। तुम आग हो, एक शोला हो जिसमें मैं हमेशा के लिए जलना चाहता हूँ। हर शब्द एक छुरी की तरह था, जो वो अपनी पत्नी की पीठ में घोंप रहा था, ये जाने बिना कि वो पीठ नहीं, सीना है, और सुनने वाली खुद वही है। औरत की खामोशी अब विक्रम को खलने लगी, पर उसे लगा शायद वो शर्मा रही है। आखिरकार तुम मेरी हो, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा और अपना हाथ घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ाया। वो उस चेहरे को देखने के लिए बेताब था, जिसे वो अपनी जीत समझ रहा था। पर जैसे ही उसकी उंगलियों ने घूंघट के कपड़े को छुआ, औरत का हाथ उठा। विक्रम ठिठक गया। उस हाथ ने माचिस की एक तीली जलाई। चररत की आवाज उस खामोशी में तोप के गोले की तरह गूंजी। उस छोटी सी लौ की रोशनी में औरत ने अपने हाथ में छुपी एक छोटी सी लालटेन जलाई। फिर उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस लालटेन को ऊपर उठाया। गर्म पीली रोशनी सबसे पहले उसकी ठोड़ी पर पड़ी, फिर उसके होठों पर, और फिर उसकी आंखों पर। वो आंखें ललिता की चंचल, शरारती आंखें नहीं थीं। वो शांत, गहरी और दर्द से भरी आंखें थीं, उसकी पत्नी राधिका की। विक्रम की सांस जैसे गले में ही अटक गई। उसके सामने ललिता के भड़कीले कपड़ों में राधिका खड़ी थी, और ये नजारा उसकी हवस का एक घिनौना मजाक उड़ा रहा था। उसका खून रगों में जम गया और चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस अपनी पत्नी को देखता रहा, जो उसकी हवस का लिबास पहने उसके सामने सच्चाई का आईना बनकर खड़ी थी। राधिका की आवाज गूंजी, शांत पर किसी बिजली की कड़क जैसी। ठाकुर साहब, जिस आग को आप ढूंढ रहे थे, वो किसी और के आंचल में नहीं, आपके ही घर को जला सकती है। उसकी आवाज में कोई कमजोरी नहीं थी, कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ठंडी, अटल सच्चाई थी। आप ललिता को एक खिलौना समझ रहे थे और मुझे एक पत्थर की मूरत, पर आप भूल गए कि औरत न खिलौना होती है न पत्थर। वो जब चाहे तो दुर्गा बन सकती है। राधिका ने आगे कहा, जिस दिन आपने पहली बार मेरी बहन पर गलत नजर डाली थी, उसी दिन ललिता ने मुझे सब बता दिया था। आपका ये पूरा खेल, आपकी हर मीठी बात, हम दोनों बहनों के लिए एक तमाशा था, जिसका आखिरी सीन आज लिखा जाना था। आप यहाँ अपनी जीत का जश्न मनाने आए थे, पर देखिए, आपकी हार का मातम भी यही मनाया जा रहा है। विक्रम के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसके सारे शब्द, सारा गुरूर, सारी मर्दानगी उसी अमावस के अंधेरे में कहीं खो गई थी। वो अपनी ही नजरों में गिर चुका था, एक ऐसे गड्ढे में जहाँ से निकलना नामुमकिन था। राधिका ने एक आखिरी बार अपने पति को देखा, उस आदमी को जिसे उसने कभी प्यार किया था और जो अब एक अजनबी से भी बदतर था। फिर वो चुपचाप मुड़ी और लालटेन की रोशनी में हवेली की तरफ चल दी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो विक्रम को उसके बनाए अंधेरे में, उसकी हार
और उसकी शर्मिंदगी के साथ अकेला छोड़ आई थी। मोहब्बत की सेज पर धोखे का अंधेरा था और उस अंधेरे को चीरती एक लालटेन की लौ जो रोशनी से ज्यादा सच्चाई का सबूत थी। उस रात एक पत्नी ने अपनी गृहस्थी को नहीं, अपने सम्मान को बचाया था। और कभी कभी सम्मान बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।